in English. Okay. Okay. So just give me 1 minute. I'll just pull up my. Okay, so कुछ सवाल जो आए हैं regarding financial planning and कैसे करना चाहिए, what are the things. So I'll just take up that at the end. थोड़ा पहले मैं मेरा जो आपको जो बताना है या समझाना है वो पहले मैं समझा दूंगा and then we will start with some answering some questions. Yeah. Okay, so सबसे पहले on this Women's Day, I would like to congratulate all the women and specifically all our most of the people who have invited you. They are my students, so I would like to also thank them for coming out with this interesting idea कि Women's Day पे कुछ हम लोग अलग करेंगे. So why what is it that women can play a role in the overall financial planning and family का जो financial planning है उसमें वो लोग कैसे भाग ले सकते हैं. बट मुझे लगा आज एक अच्छा दिन है और मैं चाहता था नीलम, कैन यू जस्ट म्यूट एवरीबॉडी एंड आई विल अनम्यूट मायसेल्फ. सो आज मैंने सोचा कि वी हैव लॉट ऑफ मेन आल्सो, नो प्रॉब्लम, बट प्राइमरली सिंस दिस इज अ वुमेन्स डे स्पेशल, तो मुझे लगा थोड़ा सा पहले वी शुड गिव सम काइंड ऑफ credit and gratitude to whatever women do for all of us in our life in the roles that they play, जिसमें वो एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, इतने सारे रोल्स वो लोग प्ले करते हैं हमारे जिंदगी में. तो एक विमेन के बारे में एक छोटा सा हम लोग एक जो मैं मतलब इट्स अ ट्रिब्यूट वुमेन्स डे पे, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं और फिर हम लोग फाइनेंस के ऊपर चलते हैं. जनरली हमारी दुनिया अगर आप देखेंगे, मतलब बहुत सारे लोग अगर हम सोचने को जब हम सोचने को बैठते हैं और जब भी मुझे ये वुमेन्स डे स्पेशल के ऊपर मुझे ये सेशन लेने के लिए बताया गया, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग मोस्टली हम लोग आदमी लोग जो है मैन, वी नेवर थिंक अबाउट दिस. कभी भी हम लोग ऐसे स्पेसिफिकली विमेन और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर सोचते नहीं. मैं तहे दिल से जिन्होंने भी ये विमेन्स डे का जो कॉन्सेप्ट था वो फ्लोट किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ. बिकॉज उस दिन नॉर्मली हम स्पेशली वुमेन के बारे में सोचते हैं, बट ये सेशन लेने से पहले मैंने काफी कुछ उसके बारे में बहुत सारा मैंने सोचा. और यहाँ कोई कुछ मैं ऐसे ही कुछ आप लोगों को अच्छा लगने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ. तहे दिल से रियली मुझे दिल से लगता है कि दिस इज व्हाट विमेन आर. तो मुझे लगता है कि हमारी जो दुनिया है ना वो कुछ भी नहीं होती इफ देयर वर नो विमेन. वेरी वेरी सिंपल थिंग. तो विमेन है ना एक सिंबल ऑफ पावर है. मुझे लगता है कि काफी पावर होता है विमेन में, क्योंकि एक फैमिली के अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे तो रियली दे आर सिंबल ऑफ पावर, गॉड्स मोस्ट फाइनेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन. तो बेसिकली women are the most finest, most beautiful creation. और women के बगैर कुछ भी creation possible नहीं है. So whether it is creating human being, whether it is creating anything, lot of things are there which without her the creation is not possible. They are real architects of society, the future of nations, and the creator of history. So people like Shivaji Maharaj, if you see his mother contributed so much to what he was. और उनके जिंदगी में उनके लाइफ में शिवाजी महाराज जी जो भी थे वो उनके माँ के वजह से तो एक वुमेन्स लव जो होता है ना, मतलब प्यार जो होता है, एक औरत का जो मोहब्बत होती है दैट लव इज ऑलवेज इन एक्शन. इट इज अनकंडीशनल, अनवेवरिंग एंड सेल्फलेस.
तो इतना अनकंडीशनल, अनवेवरिंग, सेल्फलेस रहता है, कभी भी वो रुकता नहीं है, कोई भी कारण कुछ भी हो, बट एक वो जो लेवल लव का है वो कांस्टेंट रहता है। एक वुमन है जो सीमेंट है, जो फैमिली को एक साथ रखती है। एंड मुझे लगता है कि जनरली मेन आर टू बिजी इन द वर्क, एंड उनको ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं, मतलब टाइम नहीं मिलता है। बट विमेन जो लोग काम भी करते हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ा सराहनीय की चीज है कि जो विमेन काम करने के बाद, जॉब करने के बाद, एक सेकेंड मतलब अपना खुद का करियर करने के बाद भी she manages to be the cement which keeps the family together. There is lot of tenderness, amazing tenderness in the action, and a woman is a guarantee of support for parents, in-laws, husband, children. और मतलब मैं देखता हूँ कि जनरली it's the girls who are very very those who take care of all the people around. नीलम, आप सबको नीलम म्यूट जरा कर सकते सबको हैं? म्यूट करो ना, बिकॉज and don't allow them to unmute, just सबको म्यूट करो प्लीज, म्यूट ऑल बिकॉज पद्मा। ओके, सो अमेजिंग टेंडरनेस। एक छोटी सी स्टोरी से आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, मुझे पता नहीं आपको तो एक लड़का जो है एक लड़की के साथ प्यार में गिरता है और उससे शादी करना चाहता है। और वो जो जब वो जाता है तो वो लड़की उसको कहती है कि रियली तू मेरे से बहुत प्यार करता है क्या, और वो लड़का डेफिनेटली मतलब कहता है यस यस आई लव यू। मतलब वो पूछती है कितना लव करते हो, बोला बहुत, बहुत ही मैं ज्यादा मतलब लव करता हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि क्या मेरे लिए एक काम करोगे? तो वो कहता है यस डार्लिंग, जो भी आप कहेंगे वो मैं काम करूंगा, नो प्रॉब्लम। तो वो कहती है अगर रियली आप मेरे से प्यार करते हैं और मेरे से शादी करना चाहते हैं तो आपका माँ का कलेजा लेकर मेरे पास आना। एंड the son gets very shocked, but then since he has given the promise, तो वो जाता है और अपने माँ को कट करके उनका कलेजा जो है वो लेकर भागते रहता है उस लड़की को वो कलेजा देने के लिए। और जैसे जैसे वो भागता है बीच में एक पत्थर के ऊपर उसका पैर लगता है और वो गिर जाता है, और उस कलेजे में से आवाज आता है, बेटा कहीं आपको कुछ। नीलम, कैन यू जस्ट मेक एवरीबडी म्यूट विदाउट दिस? सबको म्यूट करो, मैं भी म्यूट होना चाहिए। म्यूट एवरीवन, डोंट अलाउ एनीबॉडी टू। तो वो लड़का जब वो कलेजा लेकर गिर जाता है, मतलब गिर जाता है, तो उसको कलेजे में से उसका माँ की आवाज सर अनम्यूट कीजिए प्लीज, सर आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। तो वो लड़का जब वो माँ का कलेजा लेके भागते रहता है, वो गिर जाता है पत्थर के ऊपर पैर रख के, पैर लग के। और उस कलेजे में से आवाज आता है कि बेटा तेरे को कहीं लगा तो नहीं। तो मतलब एक माँ का प्यार, एक औरत का प्यार क्या होता है, इससे हमको मतलब पता चलता है कि इवन व्हेन एट सच अ एक्सट्रीम केस आल्सो अ मदर कैन लव। एंड दैट्स द रियल मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ शायद ये स्टोरी से पूरा आपको मतलब क्लियर हुआ रहेगा। तो अभी बेसिकली विमेन के बारे में मैं एक देख रहा था कि विमेन का एक अच्छा मतलब एक बहुत बढ़िया चीज ये है दैट द वुमन विल मल्टीप्लाई वॉट एवर यू गिव हर। ओके, जो भी आप एक वुमेन को देते हो मल्टीप्लाई करती लाइक इफ यू गिव अ स्पर्म टू अ वुमन शी विल गिव यू अ बेबी। ओके, आप उनको ग्रोसरीज लाके अगर देते हैं तो वो आपको एक खाना पका के देती है। आप उनको एक घर खरीद के देते हैं तो शी विल मेक अ होम आउट ऑफ इट। आप उनको एडुकेशन देते हो तो शी विल सपोर्ट ऑल दी फैमिली। बट एक चीज है जिसमें सब विमेन जो है, लेडी जो है वो लोग फाइनेंस में काफी पीछे रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो फाइनेंस में आगे बढ़ने लगे, फाइनेंस में वो अगर इक्वली अपने हस्बैंड के साथ डिसीजन मेकिंग में अगर वो लोग शामिल हो, तो मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया तरीके से
अपना फैमिली, अपना फाइनेंस का प्लानिंग कर सकते हैं। और आज का जो मेरा एक प्रयास रहेगा कि आप लोगों को एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करना है, वो आपके हमारे काफी सारे एडवाइजर्स हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया, वो पर्सनली एक्चुअल आपके लेवल पे क्या प्लानिंग करना है उनको सबको सिखाया गया है। मैंने ट्रेनिंग दिया है, वो मेरे साथ 2 साल से ट्रेनिंग में है, तो वो लोग काफी बखूबी जानते हैं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपके तरफ आपका नजरिया सिर्फ आपका नजरिया जो है वो थोड़ा बदलना चाहिए फाइनेंस के तरफ। आपको खुद को इसका एक्शन लेने को शुरू करना चाहिए, आपको खुद को सोचना चाहिए, और आपको इसका प्रिंसिपल जो है फाइनेंस का सिद्धांत, वो भी आपको सब ये पता चलना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे विमेन, अगर हम औरत के बारे में देखें ना, उनको काफी चिंता होती है मतलब एक आदमी से, एक मर्द से ज्यादा एक औरत को चिंता रहती है। किसकी चिंता रहती है? फ्यूचर की चिंता रहती है, बच्चों की चिंता रहती है, फाइनेंस की चिंता रहती है उनके हस्बैंड के जॉब या बिजनेस का ये रहता है, वरी रहता है। उनको ज्यादा, आदमी से ज्यादा उनको एंजाइटी रहती है और वरी रहता है। तो सेल्फ फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर एक औरत ने अपना खुद का फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में अगर वो प्लानिंग करती है, तो बहुत सारा ये जो चिंता है ना, ये निकल सकता है। तो हम लोग अभी फाइनेंस क्यों करना चाहिए? जो भी हम लोग जिंदगी में करते हैं वो क्यों करते हैं? कि हम और हमारे जो फैमिली मेंबर्स है वो सब हैप्पी रहे, कंटेंटेड रहे अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सब खुश रहे। बट हैप्पीनेस कब आता है? जब हम हमारा लाइफस्टाइल को बढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करते हैं। और ये लाइफस्टाइल बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करना, मेंटेन करना, इसके लिए सबके लिए पैसों की जरूरत लगती है बट क्या है कि मनी और फाइनेंस है ना, ये एक ट्रैप भी बन सकता है। बिकॉज क्या है कि उसके सिद्धांतों के बारे में अगर हम नहीं जानते, उसको कैसे मैनेज करना नहीं जानते, उसको कैसे इन्वेस्ट करना नहीं जानते, या प्रॉपर एडवाइस देने वाला कोई अगर एडवाइजर हमारे पास नहीं रहेगा, तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है। और पैसे के ही वजह से काफी सारा अनहैप्पीनेस हमारे जिंदगी में आ जाता है। तो पैसा जो है ये हमारे हैप्पीनेस के लिए एक अच्छा जरिया है। बहुत कंटेंटमेंट हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट वो कब होगा? वो साइंटिफिकली अगर हम मैनेज करेंगे तो। अदरवाइज पैसे के वजह से हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को अशांति, डिसकंटेंट, बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम्स और इश्यूज होता है। तो जब मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ मनी कहता हूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ मनी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको है ना, मतलब जनरली अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग सक्सेसफुल है कि नहीं, मतलब हर एक फैमिली अपने आप के बारे में ये सोचना चाहिए कि मैं खुद सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ। ये कैसे हमको पता चलता है कि हम फाइनेंस में सफल रहे या नहीं रहे, या फाइनेंस हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसको हम कैसा मापदंड क्या रहेगा हमारा खुद का प्रोग्रेस, कि हम हर साल में हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, इसका कुछ तो हमारे पास एक मापदंड होना चाहिए। और दूसरों के कंपैरिजन जब हम करते हैं, दूसरी एक बहुत बड़ी अशांति हमारे जिंदगी में ये आती है कि हम दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। बट मैं आज आपको समझाऊंगा कि दूसरों के साथ आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास सबके बारे में या सबकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं होती है। इस वजह से हमारा कंपैरिजन जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो इसके लिए एक शब्द है नेटवर्थ। इसको बहुत ज्यादा मतलब आपको ये करना नहीं है। एक नेटवर्थ ऐसा आप सोचो, नेटवर्थ में क्या होता है ना, आपके पास जो भी पैसा है या जो भी प्रॉपर्टी है, उसका पूरा का जो कीमत है या वैल्यू है, वो वैल्यू में से हम लोन, जो भी आपने लोन लिया है, वो अगर हम उसमें से माइनस करते हैं, तो जो भी बचता है उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। ओके, तो एक नेटवर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। आपका एडवाइजर आपको बताएगा ये कैसे एक्चुअल, कैसे कैलकुलेट करना है। बट एक सिंपल तरीका है कि आपके जितने भी एसेट्स है, जैसे घर है, प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, जो भी, वो सबको अगर आप उसके साथ आपका जो फाइनेंशियल एसेट है, जैसा आपका एफडी कितना है, बॉन्ड्स कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, अगर ऐसा टोटल आप करेंगे और उसमें से लोन माइनस करेंगे, तो आपका नेटवर्थ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए और मिस्टर बी है और मैं अगर आपको ये सवाल पूछूंगा कि मिस्टर ए जो है ना, उसके पास जो
घर है वो करीबन ऑलमोस्ट 1,80,00,000 का घर है, बट मिस्टर बी के पास सिर्फ 90 लाख का घर है। मिस्टर ए के पास एक एडिशनल घर है 1 करोड़ का, मिस्टर बी के पास भी एक एडिशनल घर है बट उसका 50 लाख है। उसके पास गोल्ड ज्वेलरी है मिस्टर ए के पास 25 लाख का, और मिस्टर बी के पास 20 लाख का गोल्ड ज्वेलरी। मिस्टर ए के पास 60 लाख की कार है, मिस्टर बी के पास सिर्फ 15 लाख की कार। मिस्टर ए के पास 80 लाख का प्लॉट है, मिस्टर बी के पास खाली 15 लाख का है। और लिक्विडिटी मतलब बैंक वैंक में जो सब डिपॉजिट है, सेविंग वगैरह, सेविंग बैंक है, म्यूचुअल फंड, सब पकड़ के मिस्टर ए के पास 5 लाख है, मिस्टर बी के पास 35 लाख है। तो हम अगर टोटल करेंगे तो मिस्टर ए का 4.5 करोड़ होता है और मिस्टर बी का जो है 2.25 करोड़ होता है। तो मैं चाहूंगा आप लोग मुझे ये बताइए कि मतलब चैट में आप डाल सकते हैं या अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, इसमें से ज्यादा रईस कौन है या किसका नेटवर्क ज्यादा है? क्या बोलेंगे आप? कोई बोल सकते हैं तो इमीडिएटली इफ यू कैन। इसमें से ज्यादा रईस कौन है, मिस्टर ए है कि मिस्टर बी है? चैट में डाल दीजिए मिस्टर बी। ओके, गैलेक्सी। ओके, मिस्टर ए। स्नेहा कहती है मिस्टर बी। ओके, मिस्टर बी क्यों? जिंसी सेज मिस्टर बी। ओके, Mr. A is having 4.5 crores, so how can Mr. B be more wealthy? Tehsin says Mr. B. Okay, okay, good, fine. It is actually क्या है ना, ये इंफॉर्मेशन को देखकर हम बता नहीं सकते कि कौन ज्यादा रईस है, ओके? क्योंकि इसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ चीज हमको पता नहीं है। तो वो पता नहीं होगा तब तक हम ये सब हमको दिखा हुआ है जो दिखता है, राइट? बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे इसमें एक चीज नहीं है और वो है लोन। दोनों का जो लोन है ना उसके बारे में इसमें कुछ दिया नहीं। तो अभी मैंने इसमें लाइबिलिटी ऐड कर दी। तो जो मिस्टर ए है उनका 2.5 करोड़ का लोन है और मिस्टर बी जो है उनका सिर्फ 25 लाख का लोन है। तो अभी मेरे को बताओ कि दोनों में से कौन ज्यादा रईस है? तो दोनों अगर आप देखेंगे दोनों का जो नेटवर्थ है वो सेम है। ओके, दोनों का नेटवर्थ सेम है। तो मतलब क्या है कि एक्चुअली दिखने में अगर हम देखेंगे तो मिस्टर ए ज्यादा रईस दिखता है, बट जो हमको दिखता नहीं है वो है कि उन्होंने लोन कितना लिया है, राइट? तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, या हमारा घर और दूसरों का घर, हमारी गाड़ी दूसरे की गाड़ी, ये सब जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो अननेसेसरी हमारे लाइफ में टेंशन आ जाते हैं। तो आपको ये कंपैरिजन करना नहीं चाहिए क्योंकि आपको उनका लोन का फिगर पता नहीं है। क्योंकि लोन का फिगर सिर्फ उनको पता रहेगा, बाहर आपको, अनलेस आप फाइनेंशियल एडवाइजर है, अदरवाइज आपको पता नहीं रहेगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो भी इनके पास वैल्यूएबल जो चीजें हैं उसमें से हमको लोन माइनस करना पड़ता है, ओके? अभी जनरली जो हम लोग पैसा जो भी इनकम हम कमाते हैं, तो हमारा एक सिद्धांत ये है कि उसमें से आपका 30% जो भी इनकम है उसमें से 30% आपका खर्चा होना चाहिए, 30% आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए और 40% से ज्यादा लोन का ईएमआई होना नहीं चाहिए, ओके? तो ये एक चीज है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग इस प्रकार से मैनेज नहीं करते। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपका इनकम है, सपोज आपका से 1 लाख इनकम है, एक एग्जांपल पकड़ते हैं, 1 लाख इनकम है, तो आपका टोटल खर्चा जो है वो 30,000 होना चाहिए, 30,000 आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए और 40,000 जो है वो मैक्सिमम आपका लोन का ईएमआई होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप बैलेंसिंग के साथ अगर अपना फाइनेंस मैनेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। आपका जो लाइफ में अनहैप्पीनेस, मोस्ट ऑफ द लोगों के लाइफ में जो अनहैप्पीनेस आता है, जो दुख आता है, जो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और टेंशन आते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि लोग इस प्रकार से अपना जो फाइनेंस है, जो इनकम है, उसको ऐसे 3 बकेट में डालकर उसको वो लोग प्लानिंग नहीं करते। दूसरा एक तरीका है कि आप 30% एक्सपेंस कर सकते हैं, 30% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 30% ईएमआई कर सकते हैं और 10% आप चैरिटी कर सकते हैं ना, मतलब सोशल वर्क के लिए कुछ आप, या दूसरों को मदद करने के लिए 10% आप रख सकते हैं।
अभी लोन के बारे में अगर हम कहेंगे तो लोन है ना, हम लोग जो भी लोन लेते हैं तो लोन दो प्रकार के होते हैं, एक गुड लोन होता है और एक बैड लोन होता है। ओके, तो गुड लोन और बैड लोन के ऊपर हमको काम करना चाहिए। तो गुड लोन क्या है? गुड लोन वो है जो ईएमआई जो है आपका ईएमआई वो 40% से, जो भी लोन आपने लिया है उसका ईएमआई जो है, किस्त जो है, हफ्ता जो है, वो अगर सालाना का जो हफ्ता है वो 40% से अगर कम है तो वो गुड लोन है। और जितना आपका एसेट है, मतलब जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, उसके 75% तक ही लोन लेना चाहिए, उससे ज्यादा लोन लेना नहीं चाहिए। तो ये गुड डेट और बैड डेट का बीच में है। दूसरा एक है कि अच्छा लोन वो है जिसमें हम एसेट्स क्रिएट करते हैं। तो जैसा घर लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, तो उसमें अगर हम लोन लेते हैं तो चलेगा। और दूसरा एक जो चीज है वो बैड लोन है, वो है कि जब हम लोग कुछ खर्चे के लिए लोन लेते हैं तो वो गलत है। खर्चा करने के लिए, मतलब कोई पार्टी करने के लिए, या किसी की कोई कोई चीज का पार्टी करना है, या किसी को फॉरेन ट्रैवल करना है, बहुत सारे लोग वो किस्तों में उसको करते हैं, तो वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ जो प्रॉपर्टी लेते हैं उसके लिए आपको लोन लेना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप लोन लेते हैं, जैसे काफी लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर है ना अपना बिल भरते नहीं, बट क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप नहीं भरेंगे टाइम पे, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 36% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो 36% इंटरेस्ट मतलब मतलब आप देखो कि कितना सारा नुकसान होता है। तो एक्चुअल क्रेडिट कार्ड के ऊपर कभी भी लोन लेना नहीं चाहिए। लोन आपका साल का इंटरेस्ट 10% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ओके, और ये सब आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बता देगा, बट मैं चाहता हूँ मेरे तरफ से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं। तो सेविंग जो है वो ऑलमोस्ट 30% आपका होना चाहिए, क्योंकि जब खर्चा हम करते हैं ना, वो आज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए करते हैं, आज का जो रहने मान है, आज का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके लिए कहते हैं। उसी प्रकार से जो सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा फ्यूचर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फ्यूचर का रहनी मान जो है उसके लिए हमको करना चाहिए, राइट। तो ये नेटवर्क वगैरह हमने ये कर दिया। आपका जो इमरजेंसी फंड, एक्चुअली आपके पास जो भी बैंक एफडी है, बैंक एफडी होना चाहिए, बट वो सिर्फ उतना होना चाहिए कि अगर आप सैलरीड है तो 3 से 4 महीने की आपकी जो रिक्वायरमेंट है, टोटल फैमिली की एक्सपेंस खर्चा और ईएमआई, ये पकड़ के 3 से 4 महीने का खर्चा, उतनी रकम आपकी एफडी में होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप एफडी में रखेंगे तो आपको लॉस होता है, क्योंकि एफडी का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। तो आजकल जो एफडी है वो 5% के आसपास देती है, बट आपको 1.5% उसमें से टैक्स भरना पड़ता है। इसलिए बैंक एफडी में ज्यादा रकम रखना अच्छा नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से। तो सिर्फ आपका जितना रिक्वायरमेंट है 4 से 5 महीने का, जो आपका एक्सपेंस और एफडी, एक्सपेंस और ईएमआई सॉरी, उतना आपको 1 साल के लिए रखना चाहिए। फिर हम लोग जो खर्चा करते हैं ना, ये खर्चा भी बहुत सारा बार क्या होता है, खर्चा हम लोग करते हैं और इस वजह से हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रहता नहीं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रहता नहीं है, तो इसके लिए एक्सपेंस जो है, खर्चा जो है, इसको 4 भागों में मैंने बांटा है। एक है अर्जेंट एक्सपेंसेस, एक है इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस, एक है पॉपुलर एक्सपेंसेस और यूजलेस। अर्जेंट एक्सपेंसेस मतलब आपका आज का रहनी मान, आज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो भी आपको खर्चा करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, वो एक्सपेंसेस अर्जेंट में आते हैं। जो आपका सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप करते हो वो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस में आता है, मतलब फ्यूचर के लिए आता है। पॉपुलर एक्सपेंस मतलब क्या है कि दिखावा, जो हमको दूसरों को दिखावा करने के लिए हम शायद बहुत बड़ा मोबाइल लेते हैं, बहुत कॉस्टली मोबाइल लेते हैं, बट जब तक हमारा अर्जेंट एक्सपेंसेस पूरा नहीं होता है हमारे इनकम से, जब तक हमारा इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस पूरा नहीं होता है, तब तक हम पॉपुलर एक्सपेंस करना नहीं सोचना चाहिए। तो जस्ट जिस महीने में अपना इनकम ज्यादा हो जाता है, जिसमें खर्चा, अर्जेंट वाला खर्चा भी करने के बाद और इम्पोर्टेंट वाला भी खर्चा करने के बाद कुछ अगर पैसा बचता है, तो अर्जेंट एक्सपेंसेस क्या है, जैसा हमारा डेली का जो खाने पीने का है, ग्रोसरीज का है, एडुकेशन का है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस का जो बिल है, जो भी सब जो हम लोग करते हैं, छोटा मोटा जो एंटरटेनमेंट वगैरह करते हैं, उसको अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना,
फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम इम्पोर्टेंट कहते हैं। और पॉपुलर मतलब जहाँ जो हम लोग बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना है या बहुत अच्छा मोबाइल खरीदना है, पैसा है तो ये दो चीज खर्चा होने के बाद उसके बाद पैसा बचता है तो आप कर सकते हैं बिना कोई झिझक के, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले पॉपुलर एक्सपेंस करते हैं और फिर अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फंस जाते हैं। फिर इम्पोर्टेंट करने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं रह जाता, इसलिए पैसा नहीं रहता है बिकॉज वो लोग अर्जेंट एक्सपेंस करते हैं और सीधा फिर पॉपुलर के तरफ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा ये है जो मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ सालों से, कई सालों से। ये सिर्फ मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, और ये आपको जिन्होंने भी यहाँ पर बुलाया है, ये लोग मेरे साथ 2 साल ट्रेनिंग में है और इनको सबको मैं ये सब करवाने के लिए, उनके खुद के लिए भी और इनको उनके क्लाइंट्स के लिए, आप लोगों के लिए भी ये सजेस्ट करने के लिए उनको मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार से मतलब बेसिकली मैं चाहता था ये थोड़ा सा आपको या so FD proportion, basically FD proportion, if you are employed, अगर आप सैलरी में जॉब करते हैं तो आपके पास 3 या 4 महीने का रिक्वायरमेंट, मतलब आपके जो फैमिली एक्सपेंस है प्लस आपका EMI। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपका मतलब इसमें एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं कि एग्जांपल जो है वो ये है, ओके तो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। सपोज आपका मंथली जो एक्सपेंसेस है, ओके से 40,000 है, ओके मंथली आपका फैमिली का एक्सपेंस है, इसमें सब कुछ आ गया है फैमिली एक्सपेंसेस जो भी है, और उसके साथ साथ आपका 24,000 सपोज आपका EMI है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये 64,000 जो है मल्टीप्लाइड बाय 4 या मल्टीप्लाइड बाय 5, ओके तो वो होता है 64,000 मल्टीप्लाइड, तो मतलब वो होता है 3,20,000। तो आपका 3,20,000 का एक FD जो 1 साल के लिए 2 साल के लिए ऐसा मिनिमम कुछ पीरियड के लिए एक FD आपके पास होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ अगर पैसे का या इनकम का, जैसे जॉब कोरोना हो गया अभी और कुछ ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिसमें अगर कुछ समय के लिए हमारा इनकम अगर रेगुलर बेसिस पे अगर नहीं आएगा तो देन हम लोग इसको इसको ये कर सकते हैं। तो वो है। अच्छा, वेयर टू इन्वेस्ट टू अवॉइड इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स अवॉइड करने के लिए काफी सारे जगह है। मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं ना, जैसा किसी ने बोला कि सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा, मुझे लगता है रिटर्न की बात अगर हम करेंगे या हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न के वजह से अगर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज रिटर्न है ना, जितना आपका रिटर्न बढ़ते जाएगा उतना ही आपका रिस्क बढ़ते जाएगा। ओके तो जैसे मतलब रिटर्न आपको 15% चाहिए, आपको 20% चाहिए, आपको 25% चाहिए, तो जैसे आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 25% करेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर आपका जो प्रिंसिपल है उसका लॉस होने का बहुत बड़ा चांस है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ ज्यादा मिलता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको उल्टा सोचना चाहिए, जो आपके जो एडवाइजर्स है वो लोग आपको बताएंगे। हम लोग एक आपके साथ ब्लूप्रिंट बनाने का हम लोग एक काम करते हैं। तो आपका एडवाइजर आपको एक 4 मैजिक क्वेश्चन करके एक प्रोसेस है, वो आपके खुद के फैमिली के सिचुएशन के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, वो आपको बताएंगे। बट मोटा मोटा ये मैं कहूंगा कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो छोटा इंटरेस्ट पे, मतलब कम इंटरेस्ट पे गारंटीड रिटर्न वाला आपको कुछ करना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट आपका हाई रिटर्न वाला और हाई रिस्क वाला थोड़ा सा उसमें होना चाहिए। ऐसे अलग अलग तरीके से आपको, बट आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके लाइफ के गोल्स क्या है। आपके बच्चों का एडुकेशन के लिए अगर आपको फंड चाहिए तो आपको वो कैलकुलेट करना चाहिए, आपका रिटायरमेंट के लिए कितना फंड लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, और फिर उसके बेसिस पे रिवर्स में आपको कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए वो आपको सोचना चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स का जो भी सेविंग है ना वो काफी जगह पे हो सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड में भी इनकम टैक्स का सेविंग हो सकता है, ELSS स्कीम है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम।
सिमिलरली इंश्योरेंस में अगर आप करते हैं तो वहां पर आपका टैक्स बचता है, मेडिक्लेम अगर आप पॉलिसी लेते हो तो वहां पर आपका टैक्स बचता है, राइट। बट ये सब चीजें जो है ना, मैं ऐसे जनरल में आपको नहीं बता सकूंगा, क्योंकि हर एक फैमिली की जरूरत अलग होती है, हर एक फैमिली के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहनी मान अलग होती है, हर एक फैमिली की जो एक्सपेंसेस और लोन अलग होता है, हर एक फैमिली में फैमिली मेंबर्स अलग होते हैं, हर एक फैमिली में अर्निंग मेंबर अलग होते हैं, हर एक फैमिली में बच्चों का पढ़ाई का जो मतलब सिचुएशन है वो अलग रहता है ना, किसी के बड़े बच्चे रहते हैं, किसी के छोटे। तो ये सब सिचुएशन में है ना, सबका अलग अलग होगा। और ये कैसे करना है, क्या करना है, ये आपके एडवाइजर जिन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया है वो बखूबी, मतलब उनको 2 साल से काफी डिटेल में ट्रेनिंग में दे रहा हूँ। तो वो लोग आपके साथ बैठ के वो सवाल आपको पूछेंगे जिसको हम 4 मैजिक क्वेश्चन कहते हैं। उसके बाद वो लोग आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद वो लोग आपका गोल सेटिंग करेंगे, और जैसे आप गोल सेटिंग करेंगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ से आती है? गोल सेटिंग से आती है। ओके, तो हमारे जिंदगी के गोल्स क्या है, और अपने मतलब मकसद क्या है, और वो ऑब्जेक्टिव मकसद गोल्स को हम जब एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं तो हमको पता चलता है। जैसे वेरी सिंपल है कि अगर एक बच्चा 2 साल का है और उसको अगर फॉरेन एडुकेशन के लिए मुझे भेजना है 18वें साल में, मतलब 16 साल के बाद मेरे को पैसा लगेगा, तो आपका एडवाइजर आपको पूछेगा कि 16 साल के बाद आज के तारीख में अगर आपके बच्चे को बाहर भेजना है तो कितना पैसा लगेगा। सपोज हम बोलेंगे कि 25 लाख लगेगा, तो आपका एडवाइजर वो कैलकुलेट करेगा कि आज अगर 25 लाख रिक्वायर्ड है तो 7% इन्फ्लेशन से 16 साल के बाद कितना लगेगा। और वो जो भी रकम आता है वो रकम से फिर हमको ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना चाहिए। ऐसे उसको रिवर्स कैलकुलेशन हम कहते हैं। तो आपका गोल सेटिंग होगा और उसके बेसिस पे फिर हम डिस्कस करेंगे। तो उनके पास एक ऐप है जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन आपको वो लोग फटाफट आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो कशिश ने मेरे को क्वेश्चन पूछा। कशिश, आयु ओके? राजेंद्र सालवी, स्नेहा आप कह रही है क्योंकि एक्सपेंस भी कम है और लोन भी कम है। देखो, अगर एक्सपेंस कम है, लोन कम है ना, तो बहुत अच्छा है। बट अगर एक्सपेंस कम रहेगा 30% से, तो आप आपका एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बट आपका इन्वेस्टमेंट कितना है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका लोन कम है, एक्सपेंस कम है। तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है? स्नेहा मिश्रा जी से मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो देन इट इज ऑल राइट। और स्नेहा, आपका एक्सपेंसेस मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? हाँ, टोटल मंथली इनकम ना कशिश इज डिराइव्ड 40,000 आपका फैमिली एक्सपेंस है, मतलब आपका एडुकेशन का, ग्रोसरीज का, दूध का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, आपका मेंटेनेंस का, जो भी मतलब नॉर्मल हम लोग छोटा मोटा एंटरटेनमेंट जो करते हैं वो। हाँ, ओके ओके, अच्छा ओके ओके, फाइन फाइन, ओके, थैंक्स स्नेहा। यस, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो, सवाल है तो हम लोग क्विकली उसको लेते हैं। बट आपको जरूर एक काम करना चाहिए, आपको जिसने भी मतलब जिन्होंने भी आपको यहाँ पर बुलाया है उनके साथ इमीडिएटली आप अपॉइंटमेंट लेकर ये 4 मैजिक क्वेश्चन वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं हम लोग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक ब्लूप्रिंट, आपके लाइफ का ब्लूप्रिंट आपको बना के वो लोग दे देंगे। आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, वो सेकंड पार्ट है बट जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग ऑलवेज, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि जैसे एक बिल्डर होता है ना, वो बिल्डर एक बिल्डिंग बांधने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाता है। वो ब्लूप्रिंट जो बनाता है, तो वो ब्लूप्रिंट बनाने के बाद उसको बहुत इजी होता है बिल्डिंग बांधने के लिए। अगर उसके पास ब्लूप्रिंट नहीं रहेगा, अच्छा ब्लूप्रिंट होगा तो उसका मतलब नहीं वो इमीडिएटली बिल्डिंग बांधना शुरू करता है, बट उसके पास ब्लूप्रिंट होता है,
फिर उसको फाइनेंस का अरेंजमेंट करना पड़ता है, फिर वो फाउंडेशन करता है, उसके बाद प्लिंथ करता है, उसके बाद स्लैब डालता है ना, वैसे स्टेप बाय स्टेप। तो आपका भी जो ये लोग है ना, हमारे जो स्टूडेंट्स है, वो आपका पूरा ओवरऑल प्लानिंग ब्लूप्रिंट बना के देंगे, और फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। हाँ, इन 64,000 में इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? मैं खाली आपको एग्जांपल दिया हूँ याकूब जी, मैंने पीर साहब मैंने आपको खाली एक एग्जांपल दिया कि अगर वो एग्जांपल है ना, इन्वेस्टमेंट, ईएमआई और उसके बारे में नहीं था। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि अगर आपका एक्सपेंस अगर 40,000 है और अगर आपका ईएमआई 25,000 है, तो आपको कितने की एफडी करनी पड़ेगी, राइट? बट 64,000 30% है नहीं है, इसके लिए मैंने कहा मैं जो भी बोलूंगा वो आपके रिलेटेड नहीं रहेगा। तो आपका समझो, अगर मतलब जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल है कि अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपका मंथली जो एक्सपेंस है, ओके, मंथली एक्सपेंस जो फैमिली का है वो अगर समझो 10,000, ओके, और आपका अगर समझो ईएमआई अगर 10,000 है, ओके, तो मतलब आपका मंथली 20 हो गया, और 20 को मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 करना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा था, फिर अगर आपका 10,000 एक्सपेंस है और 10,000 ईएमआई है, तो आपको 1 लाख का एफडी बना के बैंक में रखना चाहिए, जिसको आप टच नहीं करेंगे, वो कंटिन्यूस रहेगा। और मैं ये कह रहा था कि इससे ज्यादा रकम बैंक में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं, आपके फैमिली के लिए नहीं कर रहे। तो आपका जो बैलेंस पैसा है, क्योंकि बैंक में जो भी इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल है, जो आपका मिनिमम इमरजेंसी, तो इसका ये जो एग्जांपल मैं दे रहा था दोनों, ये इमरजेंसी एक्सपेंस का है। ओके, फिर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ओके, फिर अभी एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि आपका अगर समझो, एक एग्जांपल लेता हूं, किसी का अगर इनकम, ओके, सालाना इनकम अगर 6 लाख है, ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपका जो खर्चा है साल का, ओके, साल का जो खर्चा है उसको अगर हम लोग, ओके, तो आपका खर्चा जो है वो 1,80,000 होना चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 1,80,000 होना चाहिए, और आपका जो ईएमआई है वो आपका 360, सो 140 होना चाहिए, 240 होना चाहिए। ओके, तो मतलब ये आपका दायरा है। अभी आपका अगर एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम है, ईएमआई जो भी मतलब, बट आपको धीरे धीरे करके ये लेवल पे आपको आपका प्लानिंग के साथ आपको ये लाना पड़ेगा। ओके, जस्ट थैंक यू वेरी मच, दोज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। एनी अदर क्वेश्चन? 5 मिनट है, जरा क्वेश्चन पूछो। And if someone has to loan and EMI, then how do we divide the proportion? A loan and EMI, no loan. Okay, if somebody doesn't have loan, no, if somebody doesn't have loan, then you should still have 3 buckets. Okay, so I will say that you should still have 3 buckets. So what you do, there will be 2 buckets for investment. Okay, so suppose if you don't have, then also what I would suggest कि आपका 6 लाख का अगर इनकम है, तो आपको 1,80,000 है ना, ये लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको आप सेविंग करेंगे, जिसमें आप जैसा LIC पॉलिसी है या म्यूचुअल फंड जो भी है, जो लॉन्ग टर्म, जो आप जल्दी
निकालने वाले नहीं रहेंगे। फिर आपका 1,80,000 तो एनीवे एक्सपेंस में चला जाएगा। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, जो 2,40,000 है ना, ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए कहीं इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। बिकॉज ये फिर आप कोई, जैसे आपको आगे चल के समझो घर लेना है, कार लेना है, बाइक लेना है, जो भी चीज आपको आपका लाइफस्टाइल को बढ़ाना है, तो ये जो पैसा है ना साइड पे शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। तो वो लॉक नहीं रहेगा, वो एकदम लिक्विड फॉर्म में रहेगा, शॉर्ट टर्म में रहेगा, जो फिर आप उसमें से वो पैसे को लेकर आप कुछ आगे चल के खरीद सकते हैं। क्योंकि लोन कब होता है, लोन कब होता है, जब किसी ने कुछ खरीद लिया है और फिर उसको लेने के लिए उन्होंने लोन लिया। अगर आपने खरीदा नहीं है बट कभी ना कभी लाइफ में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आपको कोई जरूरत पड़ी कुछ खरीदने का, कुछ भी ये करने का, तो वो पैसा वहां हम लगा सकते हैं। मतलब एक ईएमआई रहता है जहां आप लोन लेके उसको ईएमआई भरते हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप बिना लोन के पहले ही आपके खुद के खाते में एक ईएमआई टाइप करके रखते हैं, सो दैट आपको फ्यूचर में उसका काफी बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच कशिश फॉर दैट नाइस क्वेश्चन। यस, एनी अदर क्वेश्चन? आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। नीलम, यू कैन अलाउ देम टू अनम्यूट। Neelam, have you unmuted everybody? मतलब you have allowed them to unmute? Yes sir, allowed. Okay. तो आप लोग अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं प्लीज। राजेंद्र, वेयर टू इन्वेस्ट टू मिनिमाइज इनकम टैक्स? मैं कहूंगा, मेरा आंसर ये रहेगा कि कभी भी आपको इनकम टैक्स रिड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको आपका गोल्स, लाइफ का जो गोल्स है, आपका लाइफ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वो करते समय आपका एडवाइजर फिर डिसाइड करेगा कि आपको कहां पर करना चाहिए, जिससे कि आपको सेकंड ऑब्जेक्टिव, मतलब उसमें खाली टैक्स सेविंग के लिए नहीं करना है। आपका टैक्स सेविंग के साथ, टैक्स सेविंग तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको आपका गोल फिक्स करना है। जैसे समझो आपको आपका रिटायरमेंट गोल फिक्स करना है, और वो रिटायरमेंट गोल फिक्स करते समय आपका कैलकुलेशन आता है, जैसे एडवाइजर आपको कहता है कि आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो आपको 1 लाख इन्वेस्ट करते समय एडवाइजर को यह भी सोचना पड़ेगा कि वो 1 लाख से आपको टैक्स रिबेट भी मिलना चाहिए। तो हम ये नॉर्मली क्या करते हैं कि टैक्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, वो करेक्ट नहीं है आपको, क्योंकि फिर उससे फिर आपको कोई फायदा होता नहीं, खाली टैक्स बचता है। बट हमको क्या करना चाहिए, एक गोली से दो दो चीज को मारना चाहिए। मतलब एक गोली से ना दो दो गोल अचीव करना चाहिए। एक है आपका फाइनेंस का आपका गोल, और दूसरा है आपका इनकम टैक्स। हाँ, 1 सेकेंड ना सुनिए। If we got retirement money 8 lakhs, so where to invest? So my mother, father will get benefit in the old age. Okay. So Sneha, there are various मतलब there are various instruments. एक तो मतलब एक तो अपना LIC में एक अच्छी पॉलिसी है जिसको आप पेंशन के लिए आप डाल सकते हैं। उसके अलावा डिपेंड, इसका है ना बहुत सारा डिपेंड होता है, इसके लिए मैं डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इसका डिपेंड होता है कि उनका और क्या मतलब और क्या उनका मतलब उनके पास कोई और पेंशन आ रहा है क्या, उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है, पूरा पैसा लॉक हो जाएगा चलेगा क्या, नहीं लॉक नहीं होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल जो रहते हैं ना, तो वो सवाल हमको एग्जैक्टली तो आपका एडवाइजर क्या करेगा, इस सिलसिले में आपसे बात करेगा, आपकी पूरी एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, रिक्वायरमेंट है, मतलब रिक्वायरमेंट सिचुएशन है, वो देख के फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें फिर मुझे आपको 4-5 क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, है ना, कि उनका और दूसरा कहीं से पैसा आ रहा है क्या, फिर दूसरा कोई लिक्विड फंड में पैसा है क्या, अगर लिक्विड नहीं है तो हमको ये लिक्विड रखना पड़ेगा। फिर उनका मेडिक्लेम जैसा कुछ और है क्या, मेडिक्लेम वगैरह। Okay, sir. Thank you.
मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आपके क्वेश्चन सर के सामने रखिए, आपके क्वेरीज क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ हम स्पेशली आपके लिए वेबिनार हमने अरेंज किया है कि आपको यहाँ से नॉलेज भी मिले और आपके जो भी कुछ क्वेरीज होते हैं, कभी कभी एडवाइज़र के सामने आप रख नहीं पाते या कुछ रह जाते हैं। हाँ, तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, ये सब चीज बारीकाई से देखकर आपको ज्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। मोटा मोटा मैं बता सकूंगा, तो स्पेसिफिक आपको कुछ सिद्धांत क्या है ना, सिद्धांत समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिद्धांत के तौर पे ये बताता हूं मैं कि आपके गोल डिसाइड करना चाहिए आपको। और वो गोल को जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ टैक्स सेविंग कैसा करने का वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, बट वो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जैसा समझो मैंने कुछ गोल डिसाइड किया और वो गोल में ऐसा मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर ये कहता है कि गोल के लिए आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है और आपके एक म्यूचुअल फंड करना है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी एनीवे जो भी आपका रहेगा उसमें तो टैक्स रिबेट मिलेगा ही मिलेगा। बट जब वो कहेगा कि आपको कुछ म्यूचुअल फंड करना है तो वो टैक्स सेविंग अगर एक ऑब्जेक्टिव है तो फिर क्या करेगा, वो ईएलएसएस में डालेगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक फंड है जहां पर वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपका जो म्यूचुअल फंड जो करना है वो फिर वो ईएलएसएस में डालेगा, जिससे कि आपको पूरा 1 लाख का बेनिफिट आपको टैक्स में मिल जाएगा। See, investment in gold is good. Investment in gold is good. You know, it's one of the asset classes. तो आपका एक around 10% of your investment, मतलब जो अगर आप मैं कहूँगा 30% आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो वो 30% का 10% मतलब अराउंड 3% एनुअल इन्वेस्टमेंट, 3 to 4% जो आपका टोटल इनकम का 3 to 4 या 5% मैक्सिमम आप गोल्ड में करना चाहिए। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, but you should buy either you should buy coins, or basically you should buy gold coins rather than making any jewelry. So jewelry को हम investment नहीं पकड़ेंगे। Jewelry is a personal effect. आप इन्वेस्टमेंट वही रहेगा अगर आप गोल्ड कॉइन्स में करते हैं। तो आप गोल्ड कॉइन या बॉन्ड्स आल्सो इज गुड, या Yeah, बॉन्ड्स आल्सो इज that's गुड what अगर I हाँ was thinking of asking. Actually, more than physical, the gold bond will be better. हाँ I या ETF is gold bonds are good, yeah. only think there will be some charges. Yeah, there will be charges, yeah. या दे कैन बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। बट क्या है ना, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना वो अलग अलग एसेट क्लास में होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग है ना बहुत प्रॉपर्टी लेते हैं बट फाइनेंशियल जैसे लिक्विड इन्वेस्टमेंट उनके पास होता नहीं है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका फिक्स एसेट भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, बट उसके साथ साथ जितना आपका प्रॉपर्टी है उसका एटलीस्ट 30% का आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स होना चाहिए। फाइनेंशियल एसेट मतलब म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, जो भी फाइनेंशियल ये है, पीपीएफ है, पीएफ है, पीपीएफ है, ऐसे सब पकड़ के उसको हम फाइनेंशियल एसेट। एनीवे तो आपको क्या सीखने मिला आज, थोड़ा आप इसमें डाल सकते हैं क्या सीखने मिला। कुछ ये जो 1 कलाक आपने हमारे साथ 1 आवर स्पेंड किया, अभी और 10 मिनट बाकी है, बट आपने स्पेंड किया तो आपको हम क्या करेंगे, आपके ग्रुप में है ना आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो है एक फॉर्म पोस्ट करने वाला है। तो प्लीज वो फॉर्म को आप लोग एक फीडबैक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको भरना चाहिए। तो मैं सब हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आपके जो वेबिनार ग्रुप में ये जो गूगल फॉर्म है वो पोस्ट कीजिए। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और खाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना है। तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि ये सेमिनार को और अच्छी तरीके से हम अगले बार करना है तो उसमें क्या रहेगा। और आपका फीडबैक आप यहाँ भी दे सकते हैं।
My academy primarily my academy is in Mumbai, and we do training for financial advisors. Thank you, Sneha. Thank you so much. Yes, सुधा, कुछ आप बोलना चाहेंगे? सुधा, Gauri, Jinsi, you should say something. Meenakshi. ओके, अगर कोई सवाल नहीं है आपका, तो जैसे मैंने कहा, तो आपको एक्शन अभी क्या लेना है? नंबर 1, जो फॉर्म हम लोग ग्रुप में आपके फाइनेंशियल एडवाइजर पोस्ट करेंगे, उसको आपको इमीडिएटली क्लिक करके एक फीडबैक देना है। हार्डली एक आधा मिनट भी नहीं लगेगा। उसके अलावा आपको हमारे जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है जिसने आपको यहाँ पर बुलाया है, उनको आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करके एक 1 कलाक का एक मीटिंग आप फिक्स करना है, जहाँ पर वो आपका ब्लूप्रिंट बनाएंगे। उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट आपको बहुत अच्छा लगेगा एकदम टोटल। मतलब आज तक शायद किसी ने ऐसे इस प्रकार से आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आपके फैमिली का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं किया है। ओके, तो हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में डॉक्टर प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें हम पहले डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद हम प्रिस्क्रिप्शन, मतलब उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। तो इस वजह से वो आपका ये जो ब्लूप्रिंट करेंगे, तो उससे आपको खुद को काफी सारा मतलब बहुत सारा आपको ये आएगा, मतलब एहसास आएगा, या आपको बहुत सारे चीज आपके खुद के बारे में समझेगी जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था। तो इसके लिए आपको काफी सारे इंसाइट्स मिलेंगे, और इस वजह से आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। Thank you, Kashish, for your kind words. So, financial advisors, all of you, please post the form. Yes, sir. आपके webinar group में forms post And in the कीजिए। group and personals also. Yeah. ओके, तरन्नुम ने फॉर्म डाला है, बाकी लोगों ने अभी तक फॉर्म पोस्ट नहीं किया है। जरा आपके वेबिनार ग्रुप में फॉर्म पोस्ट करें। So can anybody just give a quick feedback? Some of our guests. Yeah, thank you. कोई just unmute करके just quickly feedback. Yeah. Yes. Thank you, sir. Yes, Sudha ji, thank you. तो आपको को सीखने मिला? You learned something today? Thank you, sir. Yeah. Yes, Tarannum, Sir. over to you. Yeah. Thank you, Jinsi. Thank you very much. Yes, Tarannum, आप अभी you can take over. Thank you so much everyone. सबने यहाँ पे आज आपका वक्त दिया, और मैं डेफिनेटली ये अश्योरिटी उम्मीद है मुझे कि हम लोग आपके उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, और आप लोगों को हमने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जो हमने आज मिशन लिया था वो सक्सेसफुली बहुत कीमती थे, और वो आपने हमारे साथ शेयर किए। अभी भी 2 मिनट्स बाकी है 59 क्लोज होने में। अभी भी किसी को कुछ पूछना है या फीडबैक देना है तो आप हमें दे सकते हैं। हमारा फीडबैक फॉर्म हमने आपके ग्रुप्स में और पर्सनल पे भी दिया हुआ है, तो प्लीज आपके फीडबैक शेयर कीजिए। और आपका सपोर्ट चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जो भी वेबिनार्स हम ये अरेंज कर रहे हैं एजुकेशनल, इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एक एजुकेशन जो हम देना चाहते हैं वो पूरा करें। थैंक यू जिनसी, आपने फीडबैक जो शेयर किया, थैंक यू सो मच। अगर आप कोई बात कर सकता है और यहाँ फीडबैक शेयर कर सकता है, इट्स रियली ग्रेट।
जिनसी अगर आप बोल सकते हैं विदाउट, अगर आपको ऑडियो वीडियो ऑन नहीं करना तो नहीं कर सकते, लेकिन आप संजय पतंगे आपने फॉर्म नहीं डाला है। परवीन जी आप भी शेयर कर सकते हैं। काफी लोग हैं जो डालना चाहिए। रश्मि जी, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन। Yes, Tarunam ji, it's good for investing money. थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे Thank you प्लीज? for your knowledge. और कोई कुछ बात करना चाहता है? So should we close Yes, the? yes, we can close now. चलो, thank you very much, thanks everybody. सो मच सर, आपने आपका बहुत हमें अच्छा टाइम और सपोर्ट मिला। Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, thanks. थैंक यू गौरी। Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you all of you. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर।